जो पीड़ित है वो हमारा है, हमने शुरुआत ही वहीं से की पी से। जो पीड़ित वो हमारा, हम उसके। आपने उन भटकों को मारा जो निर्दोष थे, जो 13-13, 14-14 साल के जो दंडी स्वामी थे। आपके पुलिस प्रशासन ने उनको चोटियों से पकड़कर खींचा है। कहते हैं हम सनातन के रक्षक है। रक्षक कहाँ पर, सनातन के बच्चक हैं। आज 20 मिनट बारिश होती है और 4 घंटे 6 घंटे में खाली नहीं होता। ये विकास हमारे समय की योजनाओं को इन्होंने सिर्फ नाम चेंज करके धरातल पर लाने का काम किया। एनडीए गवर्नमेंट है, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते हैं, याद है आपको? ब्राह्मणों की एक पार्टी कहलाती है कि नहीं, ब्राह्मण जो है भाजपा तरफ जाता है। ब्राह्मणों को सोचना पड़ेगा, सबसे ज्यादा सोचना आज ब्राह्मणों का अगर कर रही है तो भाजपा ही कर रही है ना। एक ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए। हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, ये भाजपा की गवर्नमेंट में आ गया ये टेक्नोलॉजी। आप भी अपने चैनल मत दिखाइएगा, बाहर चली जाएगी, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये सब वो कर लेंगे। आज पंखे से रोड सूखती है बरसात में। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड राउंड पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सुभाष द्विवेदी जी। कानपुर डीवीएस कॉलेज से छात्र नेता रहे हैं, समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कानपुर की किदवई नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारी भी वो पिछले समय से कर रहे हैं। जन समस्याओं को उठाना, लोगों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करना, इन तमाम चीजों को लेकर वो एक्टिव रहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। ये सीट जो मूल रूप से कांग्रेस और भाजपा की सीट मानी जाती है, वहां पर समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में कैसे सफलता हासिल करेगी अगर उनको टिकट मिलता है। सुभाष भाई नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है सर। पहले सवाल से ही शुरू करते हैं जी। आप समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सॉरी। तो लोहिया वाहिनी का जो मूल सिद्धांत है वो गैर कांग्रेसवाद है और आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। लोहिया जी का जो सिद्धांत रहा वो समाजवाद का सिद्धांत, गैर कांग्रेसवाद का नहीं था। वो था उनकी जो उस समय विचारधारा थी उसका उनका विरोध, या जो उनके कार्य थे उनका विरोध था। आज वो चीजें नहीं है। क्या तो हमारे साथ क्या बदला है? सोच बदली कांग्रेस की जी। ऐसे ही ये तो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से नहीं बदली। पहले क्या था, पहले कुछ चीजों में उनमें जिस तरीके से शासन सत्ता में चले आ रहे थे, तो हमारे लोहिया जी ने हमेशा कहा कि जब जब सड़कें सूनी होंगी, संसद आवारा हो जाएगी। तो जो निर्णय लिए जाते थे उन निर्णयों को धरातल पर ना उतरना या जनता के हित में वो चीजें ना होना, उसकी आवाज हमारे लोहिया जी हमेशा उठाते रहे। उनका तो ये कहना था कि अगर हमारी गवर्नमेंट होगी और अगर हमारी गवर्नमेंट में भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो भी हम वहीं पर बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लोहिया जी का तो साफ सिद्धांत था कि जहां हम जाएं, आप जाएं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, वहीं पर आप बैठ जाइए, आप अपनी बात करिए, आप अपनी आवाज उठाइए, आप अपनी बात को मनवाइए, क्योंकि संविधान ने हमको यह अधिकार दे रखा है। भाई उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उसका विरोधी थे हम लोग, तो आज भी हम कहते हैं कि नहीं कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, उसका खंडन करते हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं ना। किदवई नगर विधानसभा से दूसरी बात शुरू करेंगे। यहाँ से आप समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। खुद अखिलेश यादव आपकी तारीफ कर चुके कि आप इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सीट जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही फंसी रही है। समाजवादी पार्टी कभी भी संभवतः लड़ाई में नहीं रही है। गठबंधन है आपका कांग्रेस के साथ और कांग्रेस ने जिन सीटों की मांग की है गठबंधन होने की स्थिति में, उनमें किदवई नगर की सीट सबसे ऊपर है। तो अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो आपकी जो मेहनत है सालों की वो बेकार जाएगी या फिर कोई प्लान बी है आपके पास? देखिए, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मैं छात्र राजनीति जब मैंने स्टार्ट की उसके पहले से मैं समाजवादी हूँ। पार्टी का क्या निर्णय होता है ये पार्टी डिपेंड करेगी। मैं समाजवादी सिपाही हूं, था और रहूंगा। पार्टी का क्या निर्णय है ये पार्टी डिसाइड करेगी।
तो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं आप पार्टी के लिए? हमें गवर्नमेंट बनानी है, पीडीएफ हमें समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनानी है। पीडीए तो हमारा सर्वप्रथम नारा है, 2024 में हमने पीडीए साबित कर दिया ना। पीडीए की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। सबसे पहला शब्द है पी, इसको आप पंडित भी कह सकते हैं, आप पीड़ित भी कह सकते हैं। ये आप हमारे पास है ना कि जो पीड़ित है वो हमारा है, हमने शुरुआत ही वहीं से की, पी से। जो पीड़ित वो हमारा, हम उसके आवाज उठाने के लिए आगे हैं, और पी से पंडित भी होता है, दोनों चीजें हमारे साथ। पिछड़ों और दलितों के नेता माने जाते हैं अखिलेश यादव, अब क्या ब्राह्मणों के भी नेता हैं? हम समाजवादी लोग हैं, हम हर किसी जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ हैं। लास्ट पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा है, जो पीड़ित है वो हमारा है। ब्राह्मण पीड़ित ही क्यों नहीं, ब्राह्मण पीड़ित नहीं होता? ब्राह्मण पीड़ित, आज के समय ब्राह्मण सबसे ज्यादा पीड़ित है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जैसे ब्राह्मण समाज है, वो ये चाहता है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ खुल के ना आए, हम कांग्रेस के साथ खुल के ना आए, हम बसपा के साथ खुल के ना आए, हम ममता दीदी के साथ खुलकर ना आए, और भाजपा के साथ खुल के रहें। तो फिर जब आपको ये अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा ना। ब्राह्मणों की एक पार्टी कहलाती है कि नहीं, ब्राह्मण जो है भाजपा की तरफ जाता है, ब्राह्मणों को सोचना पड़ेगा। सबसे ज्यादा शोषण आज ब्राह्मण का अगर कर रही है तो भाजपा ही कर रही है ना। अगर यूजीसी लाए तो उनके समित पात्रा और घनश्याम तिवारी उसमें थे ना, कमेटी में। तो ये सोचना पड़ेगा कि उनको जनेश्वर मिश्र जैसा ब्राह्मण चाहिए या घनश्याम तिवारी समित पात्रा जैसा ब्राह्मण चाहिए, जो यूजीसी लाने का काम करते हैं। ये ब्राह्मणों को सोचना है कि उनके पतन का कारण बनते हैं। ये ब्राह्मण अब बुद्धिजीवी वर्ग है, अब उसको ये सोच रहा है, वो अब ये जान रहा है कि नहीं, हाँ हमारा हित कहाँ है, हमारी आवाज कौन उठा सकता। आज हमारे माननीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको कानपुर में दे देते हैं। पनकी थाने का थाना अध्यक्ष एक ब्राह्मण को पीटता है, इस वजह से पीटता है कि वो ब्राह्मण है, उसको जूतों से मारता है। वो यहां के सांसद ब्राह्मण उनके पास गया, कोई आवाज नहीं उठाई। यहां के विधायक आपके 2-2, 3-3 ब्राह्मण, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। महापौर आपके ब्राह्मण, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। पार्षद यहाँ के ब्राह्मण, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। जब वो वहां पर गए, हम लोग लेकर गए, जब समाजवादी पार्टी के लोग उसको लेकर गए, उसने अपनी पीड़ा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताई, तब उन्होंने उस पर एक्शन लिया। इसके बाद कार्रवाई हुई, और बाद में वही आपके ब्रजेश पाठक फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं। ये तो चरित्र भाजपा का है, वाकिफ हैं आप लोग कि ये क्या सही है क्या गलत है। वही बटुक मारे जाते हैं कुंभ में, बटकों की चोटी पकड़ के खींची जाती है। उन बटकों क्या, आप ये बताइए उन बटकों का अपराध क्या था? वो अपने गुरु के साथ थे, गुरु भी उनके चाहते थे कि हमको गंगा स्नान करा दिया जाए। जिस तरीके से आप 40 लोग पकड़ के उनको एकांत में छोड़ा है, तो उसी तरीके आप 500 लोग करते, एक रास्ता बनाते, उनको नहलवाते, नहला के आप छोड़ देते। शासन सत्ता आपके पास थी। जैसे आप उनको अगवा करके दूसरी जगह ले गए, उसी तरीके से आप जाते, सीधे सीधे स्नान कराते, लेकिन वो चले आते। आपने उन बटकों को मारा जो निर्दोष थे, जो 13-13, 14-14 साल के जो दंडी स्वामी थे। आपके पुलिस प्रशासन ने उनको चोटियों से पकड़कर खींचा है। आप सनातन कहते हैं, हम सनातन के रक्षक है, रक्षक कहां पर, सनातन के भक्षक हैं। आपने उन बटकों की चोटी पकड़कर खींचा, आपके पुलिस प्रशासन ने जूतों से मारा। उनके भगवा वस्त्र जो माननीय आपके योगी जी भी धारण करते हैं, जिसकी दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, उस सनातन धर्म के वस्त्र का उन पुलिस वालों ने अपने जूतों से उस वस्त्र को रौंदा, उन बटकों के शरीर से उतारा, दंडी जो धारण करते हैं वो तक उतारी गई। तो ये चीजें हैं, तो ये अब डिसीजन लेना पड़ेगा ब्राह्मणों को भी कि अब वो बहुत समय हो गया। अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो उनको समाजवादी पार्टी के साथ आना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा,
और पूरे विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये साबित कर दिया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात उठाएंगे, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। इन्हीं शंकराचार्य पर अखिलेश यादव की सरकार में लाठियां चलाई थी पुलिस ने। इन्हीं शंकराचार्य पर कांग्रेस के समय भी लाठियां चली थी, हाँ, ठीक है, समाजवादी सही। पार्टी में भी हाँ। लाठियां चली थी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको माना कि यहाँ माफी गलती मांगी। हुई, माफी मांगी, सार्वजनिक मांगी, दंडवत प्रणाम करके माफी मांगी कि हाँ हमारे अधिकारियों से गलती हुई थी। क्या अखिलेश यादव के निर्देश पर लाठियां चली थी उनकी? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिम्मेदारी अपनी मानी और उन्होंने उसके लिए शंकराचार्य जी से माफी मांगी। राम मंदिर में कार सेवकों पर गोलियां चलाने के लिए फिर मुलायम सिंह जिम्मेदार हुए इस लॉजिक से। अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए राम भक्तों से। जो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं या भाजपा कह रही है, अभी जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें क्या कहा गया वो शब्द आपको याद होंगे कि क्या मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार थे कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए? देखिए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कायम करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लॉ एंड ऑर्डर जो कायम किया वो नृपेंद्र मिश्रा थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कायम रखेंगे। गोली चलाने का जो भी ऑर्डर था वो नृपेंद्र मिश्रा का था। मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उन जो जिम्मेदारी थी उस समय नृपेंद्र मिश्रा की जिम्मेदारी थी। उनको सख्त निर्देश दिए गए थे कि आप हर हालत में आप लॉ एंड ऑर्डर कायम रखेंगे। उसमें देखिए ये घटना और बड़ी भी हो सकती थी, अगर कंट्रोल ना किया जाता तो चीजें और भी ज्यादा हो सकती। जब पब्लिक आपस में लड़ती है तो फिर ज्यादा चीजें डैमेज हो सकती थी, ज्यादा हानि हो सकती थी। इससे ज्यादा क्या हानि होती कि कार सेवकों की लाशें पीछे पड़ी थी। तो उस समय अगर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहा होता तब क्या होता? तब तो फूल ना बरसते ना। प्रशासन अगर हट जाता, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते, तब क्या होता? मेरा सवाल वही है, क्या तो मैं कह रहा हूँ ना, लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए जो हो सकता था, यादव को अपने पिताजी के कृत्य के लिए लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए जो हो सकता था वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए अपने पिताजी। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए जो उचित होना चाहिए था वो उस समय वहां के डीएम, एसएसपी, प्रमुख सचिव जो हो सकते थे वो किए। कुंभ में जो हुआ उसके लिए डीएम, एसएसपी, सचिव जिम्मेदार नहीं, उसके लिए सीधा योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। क्यों? उनके अधिकारियों ने माफी मांगी क्या? आप अगर यही कहना चाहते हैं तो उनके अधिकारियों ने माफी मांगी क्या? हमारे यहाँ अगर उन्होंने कुछ कमियां पाई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरे अधिकारियों से, मैंने अभी इसके पहले भी आपसे कहा, उन्होंने कहा कि मेरे अधिकारियों से गलतियां हुई थी तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। उन्होंने दंडवत माफी मांगी। जब बटुक मारे गए, उनके कपड़े जूतों के तरह रौंदे गए, उनको जूतों से मारा गया, क्या इनका किसी एक अधिकारी पे इन पे कार्रवाई हुई? क्या इन्होंने एक शब्द कहा? आपके नजर में कौन सा अपराध ज्यादा बड़ा है, किसी की जान ले लेना या फिर जो है किसी की चोटी खींच देना? दोनों अपनी जगह अलग अलग मायने रखते हैं, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बड़ा अपराध कौन सा है? दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते, तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। व्यक्ति का सम्मान भी सर्वोपरि है। व्यक्ति का सम्मान चले जाएगा तो वो अपनी जान दे देगा। आप किसी के सम्मान पर बात करेंगे तो आदमी आत्महत्या कर लेता है, वो उसको क्या करेंगे? तो दोनों स्थितियां परिस्थितियां अपने अपनी जगह है ना। कौन कहां पे किस समय की स्थिति परिस्थिति क्या बनती है उस समय की सिचुएशन पर डिपेंड करता। अखिलेश यादव ने कहा समाजवाद ही सनातन है। जी क्यों नहीं? सा से सनातन, सा से समाजवाद एक ही है। एक ही। तो अखिलेश, क्योंकि सनातन कहता है सर्वे सुखना और सारे विश्व का कल्याण हो, सारे प्राणियों को कल्याण हो, सारे प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये समाजवादी पार्टी चाहती है। ये कब कहती है कि नहीं वो आप ठाकुर साहब हैं और आप ब्राह्मण हैं, आप ये हैं? तो ये कब समाजवादी पार्टी कहती है? समाजवादी पार्टी तो समानता में विश्वास करती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पीडीए में पीडी अचानक से पंडित हो गया है। अखिलेश यादव का भी कल परसों का ही बयान था। क्या दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मिलकर सरकार बनाते नहीं दिख रहे हैं अखिलेश जी? देखिए, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। आप एक चीज समझिए, जो सम्मान हमारे यहाँ माननीय जनेश्वर मिश्र जी को प्राप्त है वही सम्मान हमारे यहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी को प्राप्त है। आप हमारे एक पोस्टर देख लीजिए, वही स्थान उनको, वही स्थान उसको। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी माननीय जनेश्वर मिश्र जी के
मुख्यमंत्री होते हुए, केंद्रीय मंत्री होते हुए सार्वजनिक को अपना गुरु मानते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो धारणा देखिए, हम भाजपाई नहीं है, हम ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना हम एससी ओबीसी करते हैं, ना हम आदर बनाम सवर्ण करते हैं। हम समाजवाद का पहला सिद्धांत ही यही है। आपके यहाँ तो अमर सिंह को भी बहुत सम्मान प्राप्त था। अब आप जो है ठाकुरों का डेटा देते हैं कि ये इतने अपराधी हैं, ठाकुरों पर एनकाउंटर क्यों नहीं आ रहा? योगी आदित्यनाथ को आप जो है अजय सिंह बिष्ट बोलते हैं, क्योंकि ठाकुरों को सम्मान क्यों नहीं दे रहे? अच्छा एक चीज है, क्यों हमारे यहाँ तो भाभी हमारी ठाकुर, कैसे सम्मान नहीं? डिम्पल भाभी तो हमारी ठाकुर, हमारे यहाँ अधिकतर जो शादियां हुई ठाकुर परिवार में हो। तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आप लोग काम ही आरोप लगाना। हमारा ये कहना है, आप कोई भी थाना उठा लीजिए, कोई भी जिला उठा लीजिए, आज सबसे ज्यादा पोस्टिंग आप पाएंगे ठाकुरों की। आप अपराधी एक सरकार की नजर में एक समान अपराधी है। आप लिस्ट उठा लीजिए, सैकड़ों मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज हैं वो माननीय है, सैकड़ों, 100 की संख्या के पार। अगर कहो नाम गिनवा दें, उनको क्यों विशेष आप अभयदान दिए हुए हैं? क्यों दिए? क्या कारण? आपके सजाती इसलिए? आपकी नजर में सब एक होने चाहिए। किसी के ऊपर सैकड़ा पार है, किसी के ऊपर 50 पार है, किसी के ऊपर दर्जन पार है, तो आपके साथ कैबिनेट में भी है, आपके साथ सदन में भी है। तो ये तो दिख रहा ना जनता को। 20,000 से ज्यादा आप मुकदमे वापस ले लेते हैं, तो जनता को दिख रहा है ना क्या सत्यता है क्या नहीं है। इसका जवाब भाई 2024 में इनकी कलाई जो उत्तर प्रदेश में खुल गई थी। समाजवादी पार्टी ने इनकी जो करनी थी, जो हकीकत थी, वो जनता के सामने रखी। जनता ने 2024 में उत्तर प्रदेश से भाजपा को नकार दिया है। चलिए, हाल में उपचुनाव भाजपा हारी। अखिलेश जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूर्ख बनाने के लिए जानबूझकर चुनाव हारी है, ईवीएम पर हम भरोसा नहीं करेंगे। हार का डर है, पहले से ही बहानेबाजी हो रही है। हम तो 24 में जीते हुए हैं, तब भी हम से जीते हैं ना। हम तब भी कह रहे हैं हम ईवीएम से नहीं चुनाव चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं ऐसा तो नहीं कहा कि मैं जीत गया तो नहीं ईवीएम सही है। हम तो कह रहे हैं जब अमेरिका जैसे देश ने और जहां पे ईवीएम सबसे पहले इजाद हुई वहां नहीं हुआ, आबादी तो आप क्यों करा? आबादी कम है ना वहाँ। अमेरिका की आबादी और भारत की आबादी में बहुत फर्क है ना। 3-3 दिन काउंटिंग होती थी, आपको भी याद। तुरंत अगले दिन नतीजा आ जाता है, एक दिन में। तुरंत 1 घंटे में छेड़छाड़ भी तो हो जाती है 2 सेकंड में, वो भी समझिए। चलिए, किदवई नगर पे वापस आते हैं। किदवई नगर से आप लड़ना चाह रहे हैं, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि अपडेट है मेरे पास कि आप सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। क्या समस्याएं हैं आपने जानकारी की किदवई नगर की? देखिए, किदवई नगर की नस नस से और किदवई नगर की हर गली से मैं वाकिफ। उसका कारण है मेरा जन्म भी यहीं हुआ, शिक्षा भी हमारी यहीं हुई, प्राइमरी की हो, जूनियर की हो या हायर एजुकेशन में। तो क्षेत्र वही है 20 किलोमीटर का। तो हर एक गली में आना जाना, आज 44-45 साल की उम्र है, तो हर गली में ऐसे कोई गली नहीं होगी जहां मैं गया ना हूं, जहां के विषय में जानता ना हूं कि यहाँ कितनी देर में पानी भर जाएगा बरसात में, तो यहाँ कितनी देर में क्या होता है क्या नहीं होता। ना तो मैं बाहरी हूं और ना मैं कहीं कोई गिफ्टेड विधायक पुत्र हैं या सांसद पुत्र हैं। भाई छात्र जीवन से संघर्ष करते हुए आया हूं। छात्र जीवन में डीवीएस कॉलेज से 2008 और 9 में महामंत्री। तो उस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो किदवई नगर के विषय में हर चीज से मैं वाकिफ। हमको समस्याएं गिनाइए। आप कोई भी ले लीजिए, आप स्वास्थ्य ले लीजिए, आप यातायात की समस्या ले लीजिए, आप पानी की समस्या ले लीजिए, आप रोड की समस्या ले लीजिए, आप पुलिस प्रशासन की समस्या ले लीजिए। यहाँ सब है। यहाँ 4 इंजन की सरकार है, केंद्र भी आपका, प्रदेश भी आपका, सांसद निगम भी आपका,
पार्षद भी आपका, तब भी जनता यहाँ की रोड में अगर चलती है तो चल नहीं पाती है। क्यों? कौन सी रोड है? आप भी किदवई नगर निवास करते हैं, हमें जो जानकारी है, कौन सी ऐसी रोड है आप बताओ, उस रोड की हम आपको बात बता दें जिसमें गड्ढे ना हो। क्या कमी है भाई? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 20 मिनट में आज पानी भर जाता है जो 4-4 6-6 घंटे खाली नहीं होता है। यही आप 9 साल पहले 10 साल पहले पीछे चले जाएं, आप पहले की बात कर रहा हूं, पीछे चले जाएं, सिर्फ 4 घंटे और 6 घंटे बारिश होती तो आधे घंटे में खाली हो जाता था। आज 20 मिनट बारिश होती है और 4 घंटे 6 घंटे में खाली नहीं होता। ये विकास हर घर, हाँ कह सकते हैं भाजपा का विकास इस मायने में एक चीज कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था हम क्योटो बनाएंगे। एक मामले में क्योटो बना दिया है ना, कि पानी 20 मिनट बरसेगा तो आपके घर के सामने हम स्विमिंग पूल बना देंगे। ये विकास का भाजपा ने किया, स्विमिंग पूल आपके हर घर के सामने उन्होंने दिया। उससे 2-4 आप भी होते हो, हम भी होते हैं। जल भराव की समस्या है तो बरसात के साथ खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? भाई बारिश खत्म, जल भराव की समस्या खत्म, तो जनता क्यों याद रखेगी? गड्ढे किस जिस रोड पे चाहेंगे हम उस रोड पे चल के आपको दिखा सकते हैं गड्ढों की स्थिति क्या है। सीएम ग्रिड पे काम चल रहा है ना। सीएम ग्रिड 2.5 हमारी किदवई नगर विधानसभा में। आप ये बताओ कौन सा ऐसा चौराहा है जो खुदा नहीं है? ऐसी कौन सी रोड है जिस पे इन्होंने 100 मीटर सीएम ग्रिड चलने लायक बना दी है? आज 2 साल से ऊपर हो गया, क्या कर रहे थे भाई? ये मालूम है ना कि भाई हम क्या करें, हम जनता को हिंदू मुस्लिम और ईवीएम सेटिंग और दुनिया भर के हिंदुस्तान पाकिस्तान इसमें उलझाएंगे, वोट पाएंगे। ये इन्होंने माइंड मेकअप कर रखा है। लेकिन अब जनता देख चुकी है, तो भ्रम की स्थिति में नहीं आने वाली है। आप यूपी किराना वाली ले लीजिए, दीप टाकी से यूपी किराना बन रही है। आप यूपी किराना की एक साइड की रूट जो यूपी किराना से साईं मंदिर गौशाला जाती है, आपने 3 मीटर का पैसेज एक तरफ बना दिया। आप 3 महीने से उसको छोड़े हुए हैं। आप उसको डाल के ऐसे कर देते, आधा आदमी इधर से जाता, आधा इधर जाते। इधर आप कोने में खुदाई किए हुए हैं, इधर आप 3 मीटर में आपने आधी रोड बना के छोड़ दी है। इधर जो 3 मीटर का पैसेज मिल रहा है उसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक कैसे चलेगा? इधर यूपी किराना स्कूल है, वो छोटे छोटे बच्चे छुट्टी के बाद 2-2 घंटे वहां जाम लगता। पुलिस प्रशासन कितना है आज, लेकिन फिर भी यातायात की स्थिति बद से बदतर है पहले से लेकर आज। आप उठा लीजिए यशोदा नगर बाईपास, चैलेंज करो आप आधे घंटे पहले निकल जाएं। नवस्था यशोदा नगर दोनों का भी है। आप नौबस्ता आ जाइए, आप बर्रा बाईपास आ जाइए, आप कारगिल आ जाइए, आप बर्रा 8 आ जाइए। ये किदवई नगर से बाईपास से आपको इधर आना है तो आधे घंटे से कम समय आप, और मरीज है आपके पास तो क्या स्थिति होगी? मरीज तो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देगा भाई। यहां 100 बेड का हॉस्पिटल अखिलेश भैया गवर्नमेंट में पारित हुआ था, आप 10 साल हो गए उसको चालू नहीं करा पाए। चालू क्यों नहीं करा पाए उसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रहे हैं। इनके यहां मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम में आपस में झगड़ा है, उद्घाटन कौन करेगा? ये उद्घाटन का डिसाइड नहीं हो पा रहा है और यहां पर वो स्टाफ दे नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से उसमें समस्या है। और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में क्यों लड़ाई है? क्योंकि केंद्र आपका हमारे मुख्यमंत्री से लड़ रहा है, हमारा मुख्यमंत्री हमारे डिप्टी सीएम से लड़ रहा है, हमारा डिप्टी सीएम हमारे सांसदों से लड़ रहा है, हमारा सांसद हमारे विधायकों से लड़ रहा है, हमारा विधायक हमारे पूर्व सांसद से लड़ रहा है। उसका उदाहरण है गुटबाजी तो समाजवादी पार्टी में भी। कहाँ समाजवादी पार्टी अच्छा, समाजवादी पार्टी में आप एक भी उदाहरण दे दीजिए कि भरी मीटिंग में सांसद और विधायक में जूतम पैजार हो गई।
भाजपा में कहा होगी। क्यों? रमापति त्रिपाठी आपको ये भूल गए? आप भूल गए? आप मीटिंग चल रही थी, डीएम-एसएसपी थे, सांसद विधायक थे, और जूतम पैजार हुई। अभी अनिल शुक्लवारसी, देवेंद्र सिंह भोले जी का क्या हुआ? सार्वजनिक है ना। एक मंत्री इस गवर्नमेंट में अपनी आवाज, आप मंत्री हो, आपकी आवाज नहीं अपनी उठा पा रहे हो, आप एक चौकी पे धरना प्रदर्शन करते हो, वहां का चौकी इंचार्ज नहीं ट्रांसफर करा पा रहे हो। ये तो भाजपा है। तो जो समस्याएं आपने गिनाई किदवई नगर की, उनको लेकर आपने कोई धरना प्रदर्शन किया, कुछ राहत दिलाई जनता को? आप जो है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हैं। चाहे हॉस्पिटल हो जो बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए आवाज उठाई तो हमारे समाजवादी साथियों के साथ ऊपर मुकदमे दर्ज हुए आवाज उठाने पर। सीएम ग्रिड के लिए भी ज्ञापन दिया जा चुका है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने आवाज उठाई तो उसका हम लोग मुकदमा झेल रहे हैं। राहत दिला पाए आप जनता को, या केवल? मैं, आप देखिए, हम आपके साथ संघर्ष कर सकते हैं, आपकी आवाज उठा सकते हैं, और संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। ये गूंगी बहरी सरकार जब सुनना ही नहीं चाहती है, उल्टा हम लोगों के ऊपर मुकदमे लाती है, तो वही चल रहा है। जैसे एक इमरजेंसी पहले लगी थी, वैसे ही एक अद्दोघोष इमरजेंसी आज की डेट में है। हम लोग कैद कर दिए जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन कैद रहते हैं। आज 10 साल हो गए, 9.5 साल कह दीजिए भाजपा के। ये 2 काम किदवई नगर विधानसभा में ऐसे नहीं गिना सकते हैं जो इनकी पार्टी द्वारा कराए गए हैं। जो ये चुनाव में जाए और ये कह दे मैं ये 2 काम गिना रहा हूं जो मेरी सरकार द्वारा लाए हुए, मेरी सरकार द्वारा कराए गए। हम कानपुर जिले की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए जुमलेबाजी इन लोगों में नस नस से बसी है। इसका एक जीता जाता उदाहरण है, 2014 में रेलवे ग्राउंड में हमारे यहाँ मोदी जी आके घोषणा कर गए थे कि हम लाल इमली चालू कराएंगे। फिर मोदी जी उपचुनाव में, योगी जी आके घोषणा कर गए, योगी जी की हम उपचुनाव में कि हम मिल को चालू करेंगे। सीसा में उपचुनाव, हम कह रहे ना उपचुनाव, मैंने गलत तो नहीं कहा, मैंने उपचुनाव कहा ना। उपचुनाव एक ही सीट पे हुआ है यहाँ पे सीसा में, तो उसमें आके उन्होंने जीआईसी ग्राउंड में बोला था, जीआईसी ग्राउंड में हुई थी ना, वहां बोला था लाल इमली चालू कराएंगे। क्या हुई? ये जुमलेबाजी सरकार है, इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं। जब ज्यादा आएगा कहेंगे हिंदू मुस्लिम करा। हिंदू मुस्लिम से एक सवाल आया हुआ है। किदवई नगर जो विधानसभा है, ये ब्राह्मण ओबीसी वर्चस्व वाली सीट मानी जाती है, और जब भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो समाजवादी पार्टी हमेशा अपने कोर वोटरों के साथ खड़ी होती है, जो यादव और मुस्लिम है। मोस्टली ऐसा होता है, दिखता है। ऐसे में ब्राह्मणों के बीच ये संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो उनके नेता नहीं है, क्योंकि उनके पक्ष में कभी खड़े नहीं होते हैं। सडन से जो उनका ब्राह्मण प्रेम जागा है, खासकर पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद से, ब्राह्मण समाज विश्वास करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण समाज के लिए आपको पोस्टर बॉय के रूप में यूज किया जा रहा हो। ये गलत फहमी आप कह सकते हैं, या लोग कह सकते हैं, या भाजपा कह सकते हैं, भरी गई है। क्यों? हमारे यहाँ माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता, सबसे बड़ी सीट उनके पास। क्या चाहिए आप बताओ ना। हमारे यहाँ ब्राह्मण को वो सम्मान प्राप्त है जो भाजपा में नहीं प्राप्त है। भाजपा तो वो 54 ब्राह्मण अगर मीटिंग कर लेते हैं तो लेटर जारी हो जाता है। वहीं कुछ दिन पहले आपके 60 विशेष जो कास्ट के, जैसे आपने कहा आप विष्ट कहते हैं, आप ये कहते हैं, वो लोग मीटिंग करते हैं, तो किसी की क्षमता नहीं, उनको आप नोटिस दे दीजिए। मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग होती है, उसी हफ्ते भर बाद सिर्फ एक मीटिंग ना होके एक चोखा बाटी और दाल बाटी पे ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष आपके जो है नोटिस जारी कर देते हैं। वही प्रदेश अध्यक्ष 2 दिन बाद अपने समाज की, जात विशेष की मीटिंग में जाते हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये तो शुरू में मैं कह चुका हूं कि भाजपा को ब्राह्मण सिर्फ वोट के रूप में चाहिए। उनको उनकी किसी भी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ वो ब्राह्मण को, जैसे एक जोक होती है ना, तो भाजपा जोक है।
वो ब्राह्मणों पे पड़ी है, उनका खून चूस रही। अब ब्राह्मणों ने समझ लिया है, तो अब ब्राह्मण मन बना चुका है। वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, और 12 में था, गवर्नमेंट हमारी बनी थी। किदवई नगर विधानसभा कानपुर दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण सीट है, शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र मान सकते हैं। क्या एजेंडा है आपका? समाजवादी पार्टी कैसे इस क्षेत्र को जो है कुछ ऐसा दे पाएगी कि लोग आप पर भरोसा करें? क्योंकि यहाँ पर अजय कपूर जैसे कर्मठ कांग्रेसी नेता ने जिन्होंने विकास किया, महेश त्रिवेदी का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, खलवा पुल पे खड़े होकर वो लोगों अधिकारियों को डांट लगाते हैं, तो जनता को अच्छा लगता है कि भाई हमारा विधायक हमारे लिए काम कर रहा है। नहीं, अगर काम कर रहे होते तो आज सीएम ग्रिड बन गई होती। 100 मीटर आप सीएम ग्रिड, आप 50 मीटर सीएम ग्रिड कहीं बनी हुई दिखा दीजिए, आप 20 मीटर सीएम ग्रिड कहीं बना के बनी हुई पूरी आप दिखा दीजिए हमको। नहीं, ये देखिए मैंने मॉडल के तौर पे आज 2.5 साल में ये सीएम ग्रिड हमने 20 मीटर तैयार कर दिया। 27 के चुनाव तक हो सकते हैं बनाने का संकल्प लिया। आप ऐसा कौन सा आपने पुल बनवा दिया, आपने यातायात में कौन सा सुधार करा दिया, आपने कहाँ पे स्वच्छ जल आ रहा है आज के समय? आप कई कई जगह चलिए, आप गोविंद नगर चलिए, आप कहीं भी चलिए, स्वच्छ जल की स्थिति देख लीजिए। आप 4-4 5-5 बार रोडें खुदवा रहे हो, वाटर लाइन पड़ गई, फिर वाटर लाइन आप डलवा रहे हो। ये जितने भी आपके प्रकृति के काम है वो सारी समाजवादी पार्टी के समय धरातल पर उतारे गए, तो उन्हीं को ये लोग बस नहीं कहते हैं कि एक पुरानी बिल्डिंग वो एक किसी चीज में उसको चल के रिनोवेट करके उसको जो फोकस करो वही चीज है। आप कॉलोनियां ले लीजिए, पहले आपको मालूम होगी कॉलोनियों के एक बीच में चार, एक कॉलोनी इधर, एक कॉलोनी इधर, एक इधर, बीच में एक पैसेज होता था, उसी में सारा नाला की जाता था। फिर इसके बाद अगर वो जाम हो जाता था तो लोग उसकी सफाई नहीं करवा पाते थे कि जाने की कोई संभावना नहीं। अगर कोई सफाई कर्मचारी जो जाता था तो वो कई सफाई कर्मचारी की उसमें मौत हो गई। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी कॉलोनी को सीवर लाइन देने का काम किया था। सीवर लाइन का जो काम और वाटर लाइन का काम जो था वो हमारी गवर्नमेंट में चालू हुआ, जिसको ये अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी तक ये उसको जोड़ नहीं पाए हैं। उन कॉलोनियों के पाइप, वो जो मेन लाइन पड़ी हुई थी सीवर लाइन, उसमें तक नहीं जोड़ पाए, तो इनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? लाल कॉलोनी, सफेद कॉलोनी जैसे इलाके जो किदवई नगर में आते हैं, विकास से बहुत पिछड़े रह गए वो इलाके। अखिलेश की भी सरकार थी तब भी पिछड़े ही रह गए, अभी भी पिछड़े ही रह गए। मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं वो, ठीक ठाक आबादी है मुसलमानों की। क्या मुसलमानों का इस्तेमाल सारी राजनीतिक पार्टियां केवल वोट बैंक के लिए करती हैं, विकास उन तक नहीं पहुंचाने का प्रयास है? देखिए हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोगों ने हर बेटी को लैपटॉप देने का काम किया, साइकिल देने का काम किया। हमने जात नहीं देखी कि ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये एससी हैं, ओबीसी हैं, ये कौन, हमने नहीं देखी। हमने लैपटॉप देने का काम किया, हमने साइकिल देने का, हमने विद्या कन्या धन देने का काम किया। जो आज पुलिस प्रशासन इतनी एक्टिव है, 100 नंबर हमने देने का काम किया, 108 हमने देने का काम किया, 1090 हमने देने का काम किया। हमारे समय की योजनाओं को इन्होंने सिर्फ नाम चेंज करके धरातल पर लाने का काम किया। क्यों? आज लखनऊ से कानपुर एक हाईवे इन्होंने बनाया, 47,000 करोड़ का, याद है आपको? 7 बार बैठ गया। तो ये तो भाजपा भ्रष्टाचार है। जहां जहां भ्रष्टाचार वहां वहां भाजपा। आप कोई भी इनका एक एक्सप्रेसवे ले लीजिए जिसमें बिना झटके लिए आप चल सकते हो। एक हमारा एक्सप्रेसवे है, अगर इस पे हरकुलिस और राफेल उतार दिए गए होते तो क्या होता? हमारे यहां उतारे आपने, अगर कानपुर और लखनऊ में उतार दिया गया होता तो क्या होता भाई? कहां जाते? पंख, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, पंखे से सुनाया जाए। हाँ बिस्गुरु बनेंगे ना भाजपा। एक ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए। हम बिस्गुरु कैसे बनेंगे? ये भाजपा की गवर्नमेंट में आ गया ये टेक्नोलॉजी। आप भी अपने चैनल मत दिखाइएगा, बाहर चली जाएगी, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये सब वो कर लेंगे। आज पंखे से भाई रोड सूखती है बरसात में। भाई ये आप यहां बैठे हैं और ये रोड है नीचे, ये आप ऐसे पंखा चल रहा है, हवा ऐसे जा रही है, लेकिन भाजपा शासनकाल में चल रही है ना, तो रोड सुखा देगी। तो ये तो जहां सोच है और जहां ये चीजें, हम ऐसे विश्वगुरु बनेंगे। हम विश्वगुरु और बन सकते हैं। धरना प्रदर्शन जो कर रहे हो उनके ऊपर आंसू गैस छोड़िए, क्योंकि वो आतंकवादी हैं। सरकार, आप भाई चंदा चोरी कर लो तो आप ठीक, पेपर चोरी कर लो तो आप ठीक, आप
1 से लेकर 150 तक पेपर चोरी आपके गवर्नमेंट में होती है। 2014 से आप हैं, 2017 से आप हैं। 1 बार चोरी हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, 150 बार हो गई, कोई फर्क नहीं। क्यों? जो 7 छात्र 2014 में दे रहा था, वो पेपर चोरी चोरी से त्रस्त आकर कईयों ने तो आत्महत्या कर ली। भाई, एक समस्या सबसे बड़ी विडंबना और है, जिसके परिवार हो परिवार का दर्द जाने, जिसके संतान हो वो संतान का दर्द जाने। मर रहा, मरने दो, ये तो वो सोच वाले हैं ना। जो शासन सत्ता बैठे हैं उनको है ही नहीं कि नहीं बच्चा स्कूल जाना है, बच्चे को यहां जाना है। आप ये समझ लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र या जहां के बच्चे हमारे तैयारी करते हैं या जो अमूमन है, देखिए उन बच्चों से पूछे या उनके माता पिता से पूछे जाके, वो अपने अरमानों का गला घोट कर अपने बच्चे की फीस और जो एग्जाम होता है उस पेपर की फीस भरते हैं। किन परिस्थितियों में जाते हैं पेपर देने? आपका क्या पेपर लीक? आप पेपर लीक करने के लिए बैठे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों पेपर लीक हो रहा? शासन सत्ता नहीं संभल रही आपसे। उसकी आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पर जो बैठे, तो आप उन बच्चियों पर पीछे से डंडा, कहने चैनल पे सार्वजनिक नहीं है, पीछे से डंडा उन लड़कियों के कैसे आप डाल रहे थे? कपड़े फाड़ रहे थे। वहां आतंकवादी थे क्या? आपको आतंकवादी नजर आ रहे थे वहां? आपको बात करनी चाहिए थी। वही 3 दिन पहले आपके राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये एनडीए गवर्नमेंट है, यहां पर इस्तीफे नहीं होते हैं। याद है आपको? वहां हुआ क्या? ये जो धरती है, ये धरती हिंदुस्तान है। यहां पर जब अंग्रेजों को भगा दिया गया, जब अंग्रेजों के अत्याचार से हमने जो आजादी पाई है, जब हम गोरों से लड़े हैं, तो आप पेपर चोरों, चंदा चोरों को भी हम यहां से भगा देंगे। उनसे भी यहाँ की जनता लड़ना जानती है।